अब आपको यदि अपने बच्चे के लिए कोई माहौल तैयार करना है, पहला नंबर आपको पहले अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। बताइए, पहले अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। अपनी समझ बढ़ने के बाद अपने आसपास के लोगों से बात करनी पड़ेगी। और जब आसपास के लोगों से बात करोगे ना, तो एक ही जवाब आएगा जो मुझे उस गांव वाले ने दिया था पहली बार जब मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चला। जैसे क्या होता है, 2008 में मैं नौकरी लगा, 2012 में मैंने नौकरी छोड़ दी। सॉरी, 4 में लगा, 8 साल करके, और 12 में छोड़ दी। अच्छा, 12 में छोड़ने के बाद 2016 में मैंने अपनी पत्नी को बोला कि पूनम, ये इंस्टीट्यूट तो समाज में कोड हैं, ये तो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, ये तो बच्चों को और कंपटीशन में लेके जा रहे हैं, ये तो पूरे के पूरे लोगों की उनकी पूंजी को खींच करके बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। ऐसा है जैसे सारे अपने नहू की कमाई और उठा के नाले में फेंक रहे हों, क्योंकि 99.99% बच्चों का तो फेल होना तय है। तो मैंने कहा ये इंस्टीट्यूट तो बर्बाद करेंगे, आज जाके गांव वालों को समझाएंगे और बात करेंगे। बोली, अब नया दौरा पड़ गया तेरे को? पहले नौकरी छोड़ने का दौरा पड़ा था, अब गांव को समझाने का। अब मुझे बोलती कोई सुनेगा? मेरा एक ही जवाब था, और आज भी मेरा यही जवाब होता है जब भी वो मुझसे पूछती है कि क्या नतीजा रहा। मैं उसको एक ही लाइन बोलता हूं, मैं नतीजे के लिए काम नहीं कर रहा पूनम, मैं काम कर रहा हूं कि मुझे आज जो करना चाहिए वो सही है या गलत है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो नहीं करूंगा, और सही है तो करूंगा, चाहे नतीजा जो मर्जी हो। तो पहुंच गया जी, गांव में पहुंचा। अब कोई जानता नहीं, क्योंकि गांव छोड़े हुए अरसा हो गया। करनाल के एरिया में तो लोग जानते थे, वहां तो सब पता था, लेकिन उधर चंडीगढ़ कोई जानता नहीं था। पर मैं तो सुबह उठता, सोमवार की छुट्टी कर दी शुरुआत में, मुंह जिधर की तरफ मुंह हुआ गाड़ी का निकल गया। जहां 8 बज गए वहां सरकारी स्कूल के टीचरों से बात करनी शुरू करी। जब उसके बाद उनसे बात कर ली, उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स जितने मिले, फिर गांव का सरपंच मिला। फिर देखा कि बात बन नहीं रही, क्योंकि 2015 में मैंने एक ट्राई किया था। 15 में मैं नरेंद्र मोदी साहब से मिला था और उनसे पूछ करके मैंने ये कहा था कि भाई हमारे पास एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम सब बच्चों का टैलेंट बता सकते हैं। भाई मुझे और तो कुछ नहीं पता, देखो आपके आने से मुझे इतना हौसला हो गया। सारे देश में सरकार कुछ करे या ना करे, जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर इतने लोगों के प्रयास के बाद अगर अगले साल या 2 साल में हम पूरे भारत के लिए कोई आशा की किरण खड़ी नहीं कर पाए, तो इतना तो है कि हम सब लोग तो मिलकर के एक यूनिवर्सिटी अपनी खोल ही सकते हैं कि नहीं खोल सकते? भाई बाकी तो जाओ, कहीं भी जाओ, हम तो कर ही सकते हैं अपने बच्चों के लिए। भाई मुझे सबका टैलेंट पता करने का पता है। मैं ये कह रहा हूं, हम सभी बच्चों को क्या काम करने के लिए परमात्मा ने पैदा किया है, इसका पता लगाने के बाद उसको तैयार करने की प्रोसेस में शामिल कर लेते हैं और सबके लिए जीवन का एक आधार तैयार कर देते हैं। तो ये वाली बात मैंने जब मोदी साहब को बोली कि भाई कौशल विकास योजना चालू करी है आपने, PMKVY चालू किया था, तो मैंने कहा कि कौशल तो पता नहीं है हमको, तो कौशल विकास कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अफसरों को मिलने के लिए दिया, और कुल मिलाकर के मैं फिर स्मृति ईरानी से भी मिला। वो मैंने अपनी वीडियोस में खूब बोला हुआ है, तो आप सुन सकते हैं बड़े आराम से वहां पे। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आया कि किसी MLA, MP, CM, PM या तहसीलदार, मास्टर, सबको में से किसी को ये नहीं पड़ी है कि आपके बच्चों के लिए वो कुछ करे। उनको अपनी नौकरी करने से मतलब है, वो अपने टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, जो ऊपर से आदेश है जाए गुलाम की तरह वो उसको फॉलो करके अपना कर देते हैं। उनको आपके बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। अब वो क्यों करेंगे आपके लिए? अब आप कैसे करेंगे? आपके पास तो समझ होनी चाहिए। समझ देने का काम आपको बचपन से किसी ने दिया ही नहीं, क्योंकि बचपन से तो वही है, उस मां की तरह पेपर की तैयारी कराने में ही सारी जिंदगी बीत गई, सारे मां बाप की सारे एग्जाम की तैयारियों में ही गुजर गई। तो समझ कैसे देंगे? स्वस्थ कैसे रहना इसकी समझ, गांव में कैसे आचरण करना इसकी समझ, कोई गलत चीज हो रही है उसका विरोध कैसे करना उसकी समझ, कोई चीज टूट गई है घर में उसकी समझ, उसको ठीक करने की समझ, रिश्ते टूट रहे हैं उसकी समझ, जीवन में कोई चीज गलत आ जाए, फेलियर आ जाए, अगर हम फेल हो जाए उसकी समझ। कोई समझ देने वाला काम तो हो ही नहीं रहा है समाज के अंदर, तो फिर किसी को मालूम नहीं। और उनको यह पता है कि जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, अगर वही सो रहे हैं तो हमने क्या ठेका ले रखा है। तो फिर यह कैलकुलेशन करने के बाद मैं गांव में जाना चालू किया।
सब हार के मेरे को यह समझ में आया कि पेरेंट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेक होल्डर पेरेंट है। उसको इसका काम जो करेंगे वो पेरेंट करेंगे, कम से कम अपने बच्चों के लिए कुछ तो ट्राई मारेंगे। उसका रीजन क्या है? रीजन तो ये है, मैंने गांव वालों को समझाया कि देखो जी ताऊ जी बात सुनो, अब पहले तो बात ही सुनो, पहले तो यही कहानी बड़ी है। आज तो आप लोग अपना पैसा खर्च करके यहां तक पहुंच गए। पहले दिन तो मैं जब गाड़ी उठा के निकला, गांव में कोई बात करने को बंदा ना मिले, तो जहां चौपाल में ताश खेल रहे थे कुछ बूढ़े, बैठ गया जी उधर जाके। मैं कहा ताऊ बात करनी है। वो बोले क्या बात करनी भाई? मैंने कहा जी बच्चों के बारे में बात करनी, आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के लिए बड़ा खतरा हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। उसने बोला, ऐसे पत्ते बांट रहा था जब बोला था उसने, अब पत्ते, क्योंकि बाजी खत्म हुई तब मैंने बोलना चालू किया, तो पत्ते बांटते बांटते बोला क्या बात करनी, तो मैंने अगली बात कही, तब तक उसके पत्ते बंट चुके थे ऐसे ऐसे करके। हाँ बोल भाई, मार के पत्ता बोल भाई। तो मैंने कहा जी थोड़ा सा एक बाजी खत्म कर लो, उसके बाद कर लेते हैं। अब बाजी खत्म, बोला ये तो लेट होएगी खत्म। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं। एक हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, उसने देखा कि ये बेशरम जाएगा नहीं यहां से, तो जब बाजी खत्म हुई तो वो पत्ते नपेट समेट के मुझे बोला हाँ बता, अब बता। ले, सारे घूम के मेरी तरफ मुंह कर लिया। तो मैंने उनको अपनी जो बात मेरे पास थी मैंने बताया। और सबसे पहले बात करने से पहले तो उन्होंने मेरे से यही पूछा, मेरे हाथ में एक काला सा बैग था जैसा होता है अटैची टाइप का, उसमें कुछ दस्तावेज थे जो मैंने अपनी फाइंडिंग थी। मैं तो बड़ा राजी होकर जाता था ना, ये दिखाऊंगा सबूत कि देखो मैंने ऐसा ऐसा काम कर रखा है, मैं ये कर चुका हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे गाँव के लिए ये कर दूंगा। मैं तो पूरा खुश होकर जाता था कि कोई भी माँ बाप जो है ना वो नहीं करेगा। और बैग को देख के सबसे पहले वो ये पूछता, भाई क्या बेचना आया? मैं कहा मैं कुछ बेचने नहीं आया हूं भाई, मैं तो बात करने आया हूं। क्या बात करने? तो फिर जब बात करने लगा और बात बताई मैंने, तो बात सुनने के बाद ऐसे बैठे बैठे, भाई छोरे बात तो तेरी पते की है, 16 अन्य सच है, पर हमारी तो कोई गहराई भी नहीं सुनता, हमारी तो हमारे घर वाले भी नहीं सुनते, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके थैंक यू, और चल भाई। फिर अगली जगह, फिर अगली बैठक में, कहीं हुक्के पर, कहीं कोई, कहीं कोई, कहीं कोई। मुझे हौसला कहां से मिला जब 3-4 राउंड हो गए। अब हर बार पूनम पूछे कुछ आई बात समझ में लोगों के? मैं कहा आ जाएगी। अब मैं उसको क्या कहूं कि सुनते ही नहीं है, पूरा दिन भौंक भौंक के आ गया मैं, कोई नहीं सुनता है, कोई सुन ही नहीं रहा। मैं कहा आ जाएगी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन अचानक से मैं जब उन गांव वालों को जो ताश वाले थे उनको बता के चला, जब मैं चलने लगा तो वो जो ताश खेलने वालों के साथ में बैठा आदमी था ना, वो बैठा था कहीं दीवार पे। वो एक लड़का था, वो 2 लड़के उठ करके मेरे पास आए मेरे साथ जब मैं गाड़ी में बैठने लगा, और मुझे बोला बलारा जी। मैं कहा हाँ, हमें बताओ क्या था वो बात, आपकी सही लगी हमें, कैसे कर सकते हम अपने गांव के लिए। ओहो मिल गया भाई, पहला आदमी मिल गया। बैठ के चर्चा करी मैंने, तो वहां पहला आदमी मिला मुझे। वो बड़ी ऐसा लगता था जैसे बड़ी तपस्या चल रही है और परमात्मा ये देख रहा है कि देखते हैं ये आदमी कब हार मान जाएगा। बड़ी दिक्कतें आती हैं रास्ते में, कभी कुछ कभी कुछ। हमें गांव में तो प्रूव करने की पोजीशन पे आ गए थे 2020 में, और कोरोना आ गया, फिर लड़ाई चालू करी, फिर 3 साल तक भौंकते रहे, फिर उसके बाद अभी तक बोलते बोलते हम तो हटे नहीं। और हमने देखा कि ताश वालों से बात करते हुए ये दीवार पर बैठे हुए इतने सारे लोग मिल गए। तो ये समझ में आया कि प्रयास कहीं भी करोगे उसका असर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे ऊर्जा मिलती है, हिम्मत मिलती है कि होगा, करेंगे, जितना बनेगा उतना तो करेंगे। जरूरी थोड़ी ना है कि मंजिल तक लेके जाना है। हमें यह तय करना है कि हम किस तरफ थे, अपने बच्चों की बर्बादी करने वालों के पक्ष में खड़े थे या हम उसके लिए लड़ रहे थे। इसके लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि हां कुछ बड़ा होने वाला है, और फिर हिम्मत बढ़ती है। तो आप सब लोग जितने भी आप यहां आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ऊर्जा मिली है, मुझे कितनी हिम्मत मिली है। जिन साथियों ने मेहनत करी थी, जो साथी चले थे,
जो कभी 10 साल पहले चले थे वो बीच में छूट गए, कोई 8 साल पहले चला वो छूट गया, क्योंकि वो थक जाते हैं। वो कहते कितने दिन से यही बोल रहा है यार, कितने दिन से यही बोल रहा है, मैं क्या क्या करूं बताओ, तुम बताओ ना। उनके सिस्टम के सामने सरेंडर कर दे क्या? मैं जब तक जिंदा हूं मैं अपने बच्चे के लिए सरेंडर नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा, सीधा आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मुझे इस सिस्टम को ठीक करने की लड़ाई लड़नी है, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। आपके पास है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा कलेजा उस दिन फटने को आया जिस दिन मेरे बच्चे ने मुझे यह बताया। 5वीं क्लास में था वो, शायद 10 साल का रहा होगा, और उसे यह भी नहीं मालूम था, क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते होते हैं आमतौर पे। डॉक्टरों के पास हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं है, एलोपैथी वाले राक्षसों के पास तो बिल्कुल ही नहीं। कभी जाना पड़े तो बात अलग है, अभी तक तो हम कोशिश करते हैं बचे रहें। लेकिन जिस दिन मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा था, मेरा ऑफिस, जब मैंने पूनम को बोला कि ये कोचिंग सेंटर कोड है, हमें बंद करना पड़ेगा ये, वो टॉयलेट करने के लिए नीचे गया, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था। वापस जब आया तो मैंने बोला काफी देर हो गई, लेट क्यों हुए गए? तो उसने मुझे बोला हाँ रखिए भाई, आवाज ही लगी, ऊपर करिए। तो उसने मुझे बताया कि नीचे टॉयलेट में ना एक डॉक्टर अपने आप को इंजेक्शन लगा रहा था। उसने सोचा डॉक्टर होगा वो इंजेक्शन जो लगा रहा है खुद को ही। मैंने कहा फिर? कहते इंजेक्शन लगाते लगाते वहीं सो गया। तो मैं उसको देख रहा था। मैं उसको क्या बताऊं कि वो नशा था और वो सोया नहीं था, वो गिर गया था। फिर एक दूसरा डॉक्टर आया, वो भी ऐसे इंजेक्शन लगा रहा था, वो भी गिर गया, वो भी सो गया। मैं तो उनको देख रहा। मेरे पास 2 बच्चे पढ़ते थे, एक डीएसपी के। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब बहुत बुरा हाल है, मेरे क्लास के बच्चे, मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे भी यहाँ जाते हैं तो अच्छा नहीं है, ये गलत है, इसको ठीक करो, इसको यहाँ से भगाओ इनको। उसने मुझे एक जवाब दिया, बोले बलारा जी यहाँ से भगा दूंगा तो किसी और टॉयलेट में जाके करेंगे, आपके वाले बच्चों को बचा देंगे तो किसी और के बच्चों को खराब करेंगे, अभी यहां से बच देंगे तो कहीं और जाएंगे, आप अपने बच्चे को कब तक बचाएंगे? इट वॉज ए रियली क्वेश्चन। मेरे को समझ में आया कि यार गांव के परले सिरे पे अगर कोई नशा करने लग जाए, उसका नशे का खर्चा जब नहीं चलेगा तो नशे बेचने वाला आदमी उसको एक ऑफर देता है, 10 कस्टमर नए ला दे, तेरा फ्री कर देंगे। अब वो 10 कस्टमर कहां से लाएगा? अपनी जानकारी गांव में से, रिश्तेदारी में से निकालेगा ना 10 कस्टमर, उनको करना सिखाएगा। मैंने पहली बार जब बीड़ी पी थी तो मेरे पड़ोस का मेरा चाचा लगता था, वो मुझे बोलता है काले तू, मेरा घर का नाम काड़ा, मेरे को बोलता है काले तू मोटा नहीं होता। मैं बड़ा सुक्कड़ सा पतला सा आदमी था, बच्चा था। मैं बोलता पता नहीं चाचा, मैं तो खाऊं भी खूब हूं और मोटा होता नहीं। ले बीड़ी पी ले, मोटा हो जाएगा। ये लाइन मुझे याद है भाई। मतलब उसने मुझे मोटा होने का लालच दे के खिला दी, तो किसी को और को भी तो इंटेलिजेंट होने का लालच दे के कोई ना कोई दे सकता है कि देख तेरे सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, देख तेरी मां की सारा गुस्सा भूल जाएगा, देख दुनिया की इतनी डिप्रेशन गायब हो जाएगा, एक सुई ले और कचाक मौज जिंदगी की। और वो करके देखे खत्म। अब वो मुझे समझ में आया कि एक दिन वो 10 कस्टमर बनते बनते मैं अपने वाले को कब तक बचाऊंगा भाई? बताओ कब तक बचाओगे? आप कब तक बचाओगे? अगर ये नशा यूं ही बढ़ता रहा, अगर ये हर कोने पर ऐसे चमचमाते ठेके बनते रहे जैसे बन रहे हैं, अगर ये हर गली में, हर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही आपको ड्रग्स मिलती रही, आप कब तक बचाओगे अपने बच्चे को? मैंने अपना बच्चा आज तक कॉलेज नहीं भेजा है, सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे ज्यादा सप्लाई होती है ड्रग्स की, और जिस कॉलेज में पढ़ता वहां भी नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा। जब तक कोशिश होगी, फेल हो जा कोई दिक्कत नहीं है, बट आई डोंट वांट टू सी यू कि तुम ड्रग्स के अंदर घुस गए हो। तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, मैं जब तक बैठा हूं तुम्हारी टेंशन नहीं। मैं फेलियर हूं अगर मैं तेरे लिए कोई समाज में जगह नहीं खड़ा कर पाया, अगर मैं तेरे लिए कोई सुरक्षित समाज नहीं बना पाया, तो मैं फेलियर हूं। मैं अपने बच्चे को बोलता हूं तेरी कोई सिरदर्दी नहीं, तू कुछ भी अपराध करेगा, तू कुछ भी गलत काम करेगा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे सिखा नहीं पाया,
मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने तुझे ऐसा गंदा समाज दिया जहां से तूने अपराध सीखा, जहां तूने किसी लड़की की तरफ गलत नजर से देखना सीखा, जहां तूने ड्रग्स लेनी सीखी। मैं अपराधी हूं एज ए पेरेंट, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती के लिए तुझे नहीं कोसूंगा। इसलिए तुमको कुछ भी ऐसा नहीं करने की जरूरत है। तुम जब तक मैं बैठा हूं तब को चिंता नहीं करना, तुम केवल वो ढूंढो कि तुम्हें कहां आनंद आता है। हाँ, जिस दिन मेरे बच्चे को मेरे को बोला, उसने मुझे बोला, पापा आप बोलते थे ना मौज करनी मजा आता, मैं हाँ अब मुझे खेलने में वो मजा आता है। मैं कहा बस मेरा अब काम हो गया, बात खत्म है।